तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इकाई नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य MHD 2 का चैप्टर नंबर 1। और ये जो चैप्टर है, इसमें जो चीज़ें पढ़नी होती है वो है यहाँ पर साफ तौर पर आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। जैसे उद्देश्य होता है, प्रस्तावना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन बिंदुओं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ना कि उद्देश्य से कोई प्रश्न पूछा जाता है और ना ही प्रस्तावना से, इसलिए हम लोग इन दोनों चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे अपने इस वीडियो में। और हम लोग बात करेंगे भारतेंदु का भक्तिपरक काव्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार परक काव्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ में आधुनिक कविताओं में राजभक्ति, देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 1.5 में दिया गया है समाज सुधार और नवजागरण, और 1.6 में आप लोग देख पा रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु के योगदान का महत्व को बताना है, ठीक है। तो ये इतना ही पॉइंट हम लोगों के इस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ से भी आप लोगों के इस बुक से क्वेश्चन बनते हैं या फिर इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से बनते हैं। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते आगे और देख लेते हैं हमारी पूरी चैप्टर को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो काव्य है उसके भक्तिपरक काव्य का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 1.2 भारतेंदु का भक्तिपरक काव्य। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं का एक बड़ा हिस्सा भक्ति से भरा हुआ है। उन्हें यह भक्ति काव्य की समृद्ध परंपरा विरासत में मिली थी। मतलब भारतेंदु की जो कविताएं हैं वो एक बड़ा हिस्सा है, कविता का बहुत एक बड़ा हिस्सा भक्ति से भरा हुआ है। और ये जो भक्ति काव्य थी उनको विरासत में मिली थी, जिसमें लोक साहित्य, संगीत का भी गहरा प्रभाव था। हालांकि उस समय रीति काव्य का अपना सामाजिक जुड़ाव खो रहा था। रीति काव्य जो था उस समय अपना सामाजिक जो जुड़ाव था लोगों के साथ, समाज के साथ, वो खो रहा था। भारतेंदु के पारिवारिक वैष्णव संस्कारों के कारण उनकी शुरुआती रचनाएं धार्मिक थी। मतलब भारतेंदु के जो पारिवारिक जो परिस्थिति थी वो धार्मिक थी, इसलिए शुरुआती जो उनकी रचनाएं हैं वो धार्मिक थी, जिनमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जागरण की भावना भी झलकती थी। उनकी कुछ भक्ति जो कविताएं थी सीधे ईश्वर का गुणगान करती हैं और राधा कृष्ण के प्रेम व मिलन का भी वर्णन करती हैं, और ये रचनाएं सगुण भक्ति परंपरा का अनुसरण भी करती हैं। तो ये उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो इसमें जो राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करते हुए जो उन्होंने कुछ लिखा है कविताएं, या फिर जो भी उन्होंने लिखा था लेखनी में अपनी, वो था प्रेम मालिका 1871 ईस्वी में लिखी गई, प्रातः स्मरण मंगल पाठ 1873 ईस्वी में, दैन्य प्रलाप 1873 ईस्वी में, और रानी छद्म लीला 1874 ईस्वी आदि में। तो कहा गया है कि इन कविताओं में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, प्रेम के महत्व का और ईश्वर के प्रति निवेदन है, और राधा कृष्ण के मिलन का भी वर्णन किया गया है इन कविताओं में, ठीक है। उसके बाद 19वीं शताब्दी में बंगाल से उठे सामाजिक धार्मिक नवजागरण ने धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर सवाल उठाए थे। 19वीं शताब्दी में जब बंगाल से सामाजिक और धार्मिक जो नवजागरण की जो सवाल उठा था, उसमें भारतेंदु इससे काफ़ी प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपनी कविताओं में इन कुरीतियों का भी खंडन किया था। वे अद्वैतवाद की जो लाइन थी, सब ब्रह्म है, यह जगत जो है वो मिथ्या है, सारी दुनिया ब्रह्म है और ये जगत जो है, ये संसार जो है ये मिथ्या है, ऐसी मान्यताओं से असहमत थे, क्योंकि उन्हें यह तर्क संगत नहीं लगती थी। इस बात पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए वे लिखते हैं। मतलब ये जो कहा गया था अद्वैतवाद के द्वारा कि सारी दुनिया ब्रह्म है और जगत कुछ नाम का कोई चीज ही नहीं है, ये सब मिथ्या है, सब ब्रह्म है। तो इस बात पर भारतेंदु को असहमति थी, संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने लिखा है कि अहं ब्रह्म सब मूरख भाके, ज्ञान गरुड़ बढ़ाए, तनिक चोट के लगत उठत हैं, रोई रोई करिहाय। जो तुम ब्रह्म बोटी के ही लागी, रोई तजी क्यों प्राण, हरिश्चंद्र हासी नाही है,
कर्णो ज्ञान विधान। तो ये जो पंक्ति दी गई है इसकी व्याख्या क्या है या फिर इसकी लाइन क्या है? तो इसमें बताया गया है कि भारतेंदु, इसका अर्थ बताया गया है कि भारतेंदु कहते हैं कि जो मूर्ख खुद को ब्रह्म कहते हैं वे केवल अपना घमंड बढ़ाते हैं। जरा सी चोट लगने पर भी वे हाय हाय करके रोने लगते हैं। अगर तुम ब्रह्म हो तो तुम्हें चोट क्यों लगती है? भारतेंदु का कहना है कि अगर तुम ब्रह्म हो तो तुम्हें चोट क्यों लगती है, और चोट लगती हो तो तुम अपने रोते क्यों हो? तुम रोते हुए प्राण क्यों त्यागते हो? कहते हैं कि अगर तुम ब्रह्म हो तो जब प्राण निकलता है तुम्हारे शरीर से तो तुम रोते क्यों हो? हरिश्चंद्र कहते हैं कि यह ज्ञान का विधान मजाक नहीं है। ठीक है, ये जो पंक्ति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपने पेपर में इन पंक्तियों को इंक्लूड करते हैं तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है उन्होंने स्वामी दयानंद के आर्य समाज और ब्रह्म समाज की कुछ धार्मिक मान्यताओं जैसे मूर्ति पूजा का भी उन्होंने विरोध किया था और असहमति इन्होंने जताई थी, और लेकिन उनके सामाजिक सुधारों जैसे विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह और विदेश यात्रा का समर्थन के पक्षधर थे। स्वामी दयानंद जो थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और साथ में ब्रह्म समाज की कुछ धार्मिक मान्यताओं थे जैसे जो मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विरोध किया था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिनको भारतेंदु ने कभी नकारा नहीं। उन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया, अंतर्जातीय जो विवाह है उसका भी इन्होंने समर्थन किया और विदेश यात्रा का भी इन्होंने समर्थन किया था। भारतेंदु ने जैन, सिख और इस्लाम जैसे विभिन्न धर्मों के महत्व को भी स्वीकार किया। भारतेंदु ने इन विभिन्न धर्मों को भी इन्होंने स्वीकार किया। कुल मिलाकर अगर कहें उन्होंने सभी धर्मों को आलोचनात्मक दृष्टि से परखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है। उन्होंने मतभेदों पर झगड़ने की बजाय सभी धर्मों का आदर करने और आडंबर रहित प्रेम भक्ति का मार्ग अपनाने की वकालत की है। भारतेंदु ने किसी भी धर्म की किसी भी धर्म को नीच भावना से नहीं देखा। उन्होंने कहा कि सभी धर्म जो है सबका एक ही मूल उद्देश्य है और सबको उन्होंने आदर सहित, सभी धर्मों को उन्होंने आदर सहित अपनाने का और प्रेम भक्ति का मार्ग इन्होंने बताया है। आडंबर रहित जो प्रेम भक्ति का मार्ग समझाते हुए वे कहते हैं कि प्यारी पे ये केवल प्रेम में, ना ही ज्ञान में, ना ही ध्यान में, ना ही कर्म कुल नेम में, ना ही मंदिर में, ना ही पूजा में, ना ही घंटा की घोर में, हरिश्चंद्र ये बंधियो दौलत एक प्रीति के डोर में। इसका मतलब क्या है कि जो बताया गया है कि यह मतलब जो प्रिय ईश्वर है केवल प्रेम से ही मिलते हैं। भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है, न ज्ञान से मिलते हैं और न ध्यान से मिलते हैं, ना अपने कर्म और कुल के नियमों से मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। न मंदिर में जाने से मिलते हैं, न पूजा में मिलते हैं, न घंटों की ध्वनि में मिलते हैं। मंदिर में जाकर जो हम लोग घंटी बजाते हैं उस घंटी के ध्वनि में भी भगवान नहीं रहते हैं। हरिश्चंद्र का कहना है, हरिश्चंद्र मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना है कि यह ईश्वर केवल प्रेम की डोर से बंधा हुआ होता है। जहाँ पे भी प्रेम मिलता है भगवान वहीं पे विराजमान होते हैं। उसके बाद बताया गया है कि उनकी जो धार्मिक कविताएं थी वह धार्मिक समन्वयवाद और धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ने का प्रयास करती हैं, जहां देश और समाज की समग्र उन्नति उनकी मुख्य चिंता थी। मतलब उनकी जो कविताएं थी, धार्मिक कविताएं थी, वो भी धर्मनिरपेक्ष की ओर बातें करती है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा उनकी पंक्तियों में। और भारतेंदु की सबसे मुख्य चिंता थी समाज की उन्नति। ठीक है, उसके बाद की जो पॉइंट आता है वो है हमारा श्रृंगार परक काव्य। यहाँ तक आकर हमारा जो भक्ति परक काव्य है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद श्रृंगार परक काव्य को हम लोग देखेंगे। श्रृंगार परक काव्य में क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने परंपरा के अनुसार प्रेम और सौंदर्य श्रृंगार पर भी कविताएं लिखी। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि श्रृंगार का मतलब क्या होता है। तो जहाँ पर प्रेम और सौंदर्य की बातें की जाए उसी को हम लोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक है, तो भारतेंदु ने प्रेम और सौंदर्य के ऊपर भी कविताएं लिखी और उनकी कविताएं रचनाएं रीतिकाल के कवियों से अलग थी। रीतिकाल के कवि जितने भी हुए सभी ने श्रृंगार परक कविताएं ही लिखी, लेकिन भारतेंदु की जो कविताएं थी वो उनसे अलग थी। वे राजाओं के लिए नहीं बल्कि अपनी स्वच्छंद सोच और व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित थे। जो रीतिकाल के कवि हुए
उन सब ने राजाओं के लिए श्रृंगार पर कविताएं लिखी है, लेकिन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उन्होंने स्वच्छंद कविताएं लिखी है। स्वच्छंद मतलब अपने मनमाने तरीके से, स्वतंत्र होकर, अपनी सोच और अपनी व्यक्तिगत अनुभव से वो प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने श्रृंगार पर कविताएं लिखी। और उनकी इन कविताओं की संख्या बहुत कम है। ऋतुकाल के कवियों की तरह उनकी ये जो श्रृंगार पर कविताएं हैं वो बहुत कम मिलती हैं, जिनमें प्रेम सरोवर और प्रेम तरंग प्रमुख है। ये दो कविताएं इसमें यहाँ पे वर्णन है, ठीक है। उसका नाम प्रेम सरोवर और प्रेम तरंग। इनमें वे प्रेम को एक कठिन मार्ग बताते हैं। यहाँ पे दो पंक्ति दी गई है। प्रेम सरोवर की यह तीर्थ विधि परमान, लोक वेद को प्रथम ही देहूं तिलांजलि दान। मतलब साफ तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले किन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले दुनियावी नियम और शास्त्रों की दूरियां त्यागनी पड़ती है। मतलब दुनिया को भूलना पड़ता है और शास्त्र के जो नियम हैं उन सबको त्याग देना पड़ता है, तभी जाकर आप प्रेम के रास्ते पर चल सकते हैं। उन्होंने राधा कृष्ण के विरह मिलन और प्रकृति जैसे वर्षा ऋतु का संवेदनशील इन्होंने चित्रण किया था। भारतेंदु ने परंपरा को पूरी तरह नहीं छोड़ा, बल्कि उसमें नई जान फूंक दी है। उन्होंने अपनी प्रेम कविताओं में कई भाषाओं जैसे राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू और लोक संगीत का भी इन्होंने खुलकर प्रयोग किया है, और यह उनकी जनता से जुड़ने और काव्य को आधुनिक बनाने की इच्छा को भी दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम लोग समझ लेते हैं तो ये हमारा हो गया श्रृंगार परक काव्य। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों का आधुनिक कविताएं, जिसमें राजभक्ति आती है, देशभक्ति आती है और राष्ट्रीय चेतनाएं आती है अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर राजभक्ति के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे आधुनिक कविताओं में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की शुरुआती जो आधुनिक कविताओं थी वो ब्रिटिश शासकों के प्रति एक तरह की राजभक्ति दिखती है। ब्रिटिश जो शासक थे उनके प्रति उनकी शुरुआती कविताएं, आधुनिक कविताएं राजभक्ति दिखती है उनमें। उन्होंने महारानी विक्टोरिया और उनके परिवार के भारत आगमन पर विशेष अवसरों पर कविताएं लिखी। जब महारानी विक्टोरिया और उनके परिवार भारत आए तो उनके आगमन पर इन्होंने विशेष तरह की कविताएं लिखी, जिनमें सम्मान था और शुभकामनाएं भी व्यक्त की है उन्होंने। इसका एक कारण था, उन्होंने अंग्रेजों को सम्मान क्यों दिया और शुभकामनाएं क्यों दी, इसका भी एक कारण है कि 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश नीतियों में बदलाव आया था और महारानी ने भारतीयों के लिए बेहतर शासन और धार्मिक स्वतंत्रता के वादे किए थे। यहाँ पर 1857 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद जब सारी ब्रिटिश नीतियों में बदलाव किए गए थे, उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने कहा था कि बेहतर शासन दी जाएगी और धार्मिक स्वतंत्रता के वादे किए थे। यहाँ पर भारत में आप लोगों के जितने भी भारतीय थे सबको कहा गया था कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, अपने हिसाब से लोगों को धर्म चुनने का अवसर मिलेगा। भारतेंदु को उस समय के भारतीय समाज की बदहाली और राजाओं नवाबों के शोषण से मुक्ति के लिए ब्रिटिश शासन में कुछ उम्मीद दिखी थी। मतलब उस समय के भारत में जो राजा थे, जो नवाब थे, वो भी एक तरह से शोषण का कार्य कर रहे थे अपने देश का ही। तो उनसे मतलब मुक्ति पाने के लिए भारतेंदु को ऐसा लगा था कि अंग्रेजों के इस वादे में कुछ मतलब विश्वास इन्होंने देखी थी, खासकर उन वाइसरॉयों में जिन्होंने सुधार के काम किए, जैसे लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड रिपन ने। कुछ ऐसे वाइसरॉय आए थे अंग्रेजों में जिन्होंने भारत के कुछ सुधारवादी नीति को भी अपनाया था, बहुत सारे नियम को उन्होंने अपनाया था और भारत में बहुत कुछ सुधार लाने का कोशिश किया गया था उस समय। ठीक है, जिसमें लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड रिपन मुख्य थे। हालांकि भारतेंदु की जो ये राजभक्ति थी वो अंधी नहीं थी, सब कुछ तो देख रहे थे, अंग्रेजों के भी चाल ढाल सारी चीज़ों को देख रहे थे। उन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग जैसे वाइसरॉयों की कड़ी आलोचना भी की थी। लॉर्ड हेस्टिंग जो था उसके बारे में भारतेंदु ने बहुत आलोचना की है, जिन्होंने भारत को लूटा, और लॉर्ड लीटन जैसे शासकों की जिन्होंने कुशासन और अकाल के दौरान जनता को कष्ट दिया था। तो यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड लीटन जैसे शासकों की या फिर उन्होंने इन अंग्रेजों के खिलाफ भी बहुत आलोचना की है उन्होंने, क्योंकि ये भारत को लूट कर ले गए और इन्होंने कुशासन फैलाई और अकाल के दौरान भी इन्होंने भारत की जनता को बहुत कष्ट दिया था।
तो भारतेंदु का लक्ष्य भारत की उन्नति और समाज सुधार था। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि समाज की उन्नति करना ही उनका लक्ष्य था, और उन्होंने ब्रिटिश शासन को एक इसी नज़रिए से परखा था। उनकी जो कविताएं दिखती है वे एक तरफ तो आशावान थे, तो दूसरी तरफ जहां अन्याय और शोषण दिखा वहां उन्होंने बेबाकी से आवाज उठाई। एक तरफ तो अंग्रेजों से वे आशावान थे कि जरूर अंग्रेज कुछ करेंगे समाज की भलाई के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें देशभक्ति की, तो देशभक्ति के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो आधुनिक कविताएं थी देशभक्ति के केंद्रीय विषय था। उनकी देशभक्ति सिर्फ अंग्रेजों का विरोध करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि देश की हर तरह की दुर्दशा यानी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गिरावट पर भी उनकी गहरी चिंता को दिखाती है। मतलब भारतेंदु की देशभक्ति की जो कविताएं हैं उसमें केवल जो देशभक्ति या फिर अंग्रेजों का विरोध ही नहीं किया, उन्होंने हर तरह की बातों को अपने कविताओं में शामिल किया। जैसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गिरावट जो दिखाई दे रही थी उनको, उन सबको उन्होंने अपनाया है। उन्होंने अपनी कविताओं में भारत की गरीबी, भारत की अशिक्षा, आपसी जो फूट थे, भेदभाव थे, आपस में जो लोग लड़ रहे थे, उन सारी चीज़ों को भी रखा है, और विदेशी शासन के शोषण को भी उजागर किया है। वे भारतीयों को जगाना चाहते थे ताकि वे अपनी स्थितियां सुधारें। मतलब भारत के लोगों को अंदर चेतना जगाना चाहते थे कि भारत के लोग अपनी स्थिति सुधारें और आत्मनिर्भर बने, स्वयं पर डिपेंड हो जाएं। उन्होंने स्वदेशी अपनाने और अपनी मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर जोर दिया था और कहा था कि आप स्वदेशी चीज़ों को अपनाइए, अपनी मातृभाषा हिंदी को बढ़ाने के लिए हिंदी पर जोर दीजिए, क्योंकि उनका मानना था कि यही प्रगति की नींव है। उसके लिए उन्होंने 2 लाइन कविताओं की जो लिखी है वो भी इस प्रकार है कि रोहूं सब मिली के आवहूं भारत भाई, हा 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 भारत दुर्दशा न देखी जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ यहाँ पर नीचे दिया गया है कि आओ हे भारत के भाइयों, सब मिलकर हम लोग रोएं, हाय भारत की अब बुरी हालत देखी नहीं जाती है। यह पंक्ति देश की दयनीय स्थिति पर गहरा शोक और देशवासियों को एकजुट होने पर आह्वान करती है, होने के लिए, ठीक है, एकजुट होने के लिए आह्वान करती है कि आइए सभी लोग एकजुट हो जाइए, नहीं तो अब परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब दिखती थी। उसके बाद उन्होंने और एक पंक्ति कही है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। मतलब यहाँ पे अपनी भाषा जो हिंदी है उसकी उन्नति की ही सभी प्रकार के उन्नति का आधार है। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हृदय का दुख या जो अज्ञानता या फिर जो पिछड़ापन है वो दूर नहीं हो सकता। उनका कहना था कि अपनी भाषा में हम जो सारी चीज़ें कह सकते हैं वो किसी और भाषा में अगर कहने जाएंगे तो हमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए अपनी भाषा की उन्नति जब तक नहीं होगी तब तक हमारे अंदर जो अज्ञानता है तब तक हमारे अंदर जो हम लोग पिछड़े हुए हैं वो कभी दूर नहीं हो सकता। यह मातृभाषा के महत्व और उसके माध्यम से राष्ट्रीय पहचान और प्रगति के विचार को बढ़ावा देती है। भारतेंदु ने सामाजिक कुरीतियां जैसे अंधविश्वास, बाल विवाह और जातिवाद पर भी उन्होंने प्रहार किया। हालांकि वे इन्हें देश की उन्नति के बाधक मानते थे। भारतेंदु का मानना था कि बाल विवाह, जातिवाद और ये सारी जैसे समाज की जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास फैले हुए हैं, ये हमारे देश को उन्नति के मार्ग पर जाने से रोकते हैं। इस तरह उनकी देशभक्ति की कविताएं राष्ट्रीय चेतना जगाने, भारतीयों को अपने गौरव का एहसास कराने और उन्हें देश की भलाई के लिए एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करने का सशक्त माध्यम बनी थी। उनकी जो कविताएं थी देशभक्ति की। उसके बाद राष्ट्रीय चेतना। देखिए, देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट में रखा गया है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय चेतना जो अब आता है, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कविताओं में राष्ट्रीय चेतना एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उनकी देशभक्ति केवल ब्रिटिश शासन के विरोध तक करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें भारत की जो तत्कालीन दुर्दशा थी, सामाजिक कुरीतियां थे, आर्थिक शोषण जो हो रहे थे, गहरी चिंता भी इसमें शामिल थी। वह अपनी कविताओं के माध्यम से देशवासियों को जगाना और उन्हें अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। भारतेंदु जो थे, उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना को दर्शाने के लिए इन्होंने यहाँ पर कुछ बिंदु दी है, जैसे कि
देश की दुर्दशा का उन्होंने चित्रण किया था। भारतेंदु ने अपनी कविताओं में भारत की गरीबी, अशिक्षा, जो हम लोगों ने ऊपर देखा अभी, ठीक है, वही सारी चीजें हैं कि उन्होंने भारत को उन्नति की राह पर लाने के लिए भारत की गरीबी, अशिक्षा, आपसी जो फूट थे, विदेशी शासन के कारण हो रहे जो शोषण थे, उसका इन्होंने मार्मिक चित्रण किया था। वे देशवासियों को अपनी वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहते थे। इनके पास वही कविता की जो पंक्ति है, रोआ हूँ सब मिली के आओ हूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए, ये वही पंक्ति है जो हम लोगों ने अभी अभी समझा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्वदेशी और आत्मनिर्भरता निर्भरता का उन्होंने संदेश जो दिया था, ये बिल्कुल वही बात है। इसलिए मैंने कहा था कि राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति जो है वो बात एक ही है। इसलिए आप लोग दोनों में से कोई एक भी पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में आप लोगों के मार्क्स अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं को त्याग करने और आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। वे चाहते थे कि भारतीय अपने उद्योगों को बढ़ाएं और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता मतलब ना रहे, ठीक है। फिर से उन्होंने अपनी भाषा की उन्नति कहा कि निज भाषा की उन्नति है सब भाषा सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न सिय को शूल। तो यहाँ पर ये वही चीजें हैं जो भाषा के बारे में बताई अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पर उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर भी उन्होंने प्रहार किया। उनकी देशभक्ति केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि समाज के सुधार करने में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उन्होंने अंधविश्वासों, बाल विवाह, जातिवाद, शिक्षा की कमी जैसे सामाजिक बुराइयों पर भी तीखा प्रहार किया, क्योंकि वे मानते थे कि कुरीतियां देश और प्रगति में बाधा डालती हैं। प्राचीन गौरव का स्मरण, ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें भारतेंदु ने अपनी कविताओं में भारत के गौरवशाली अतीत, भारत जो पहले का भारत था जिसमें गौरवशाली अतीत, जिसमें उसके वीर और पुरुषों जैसे वीर पुरुषों एवं समृद्ध संस्कृति का भी इन्होंने स्मरण किया, ताकि देशवासियों को जो देशवासी हैं उसमें स्वाभिमान की भावना को जागृत किया जा सके कि हमारे देश में बहुत वीर जन्मे और बहुत कुछ किया उन्होंने भारत को बचाने के लिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को उठाकर उन्होंने अपनी कविताओं में रखी, ताकि देशवासी जब इसे पढ़ें तो उनके अंदर एक स्वाभिमान आए कि नहीं, हम भी भारतवासी हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारतेंदु की कविताएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि वे राष्ट्रीय जन जागरण का एक सशक्त माध्यम थी। उन्होंने भारतीयों को अपनी पहचान, अपनी समस्याओं और अपने कर्तव्य के प्रति सचेत किया, जिससे उनमें राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना मजबूत हुई। आगे की बात करें तो समाज सुधार एवं नवजागरण की भी बात करते हैं इसमें। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी के साहित्य का जनक और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत तो माना जाता है। उन्होंने अपने साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतेंदु का जो समय रहा है वो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद था, जब भारतीय समाज राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कई समस्याओं से जूझ रहा था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इन समस्याओं को उठाया और समाज को जगाने का उन्होंने प्रयास किया था। तो समाज सुधार, जिसमें भारतेंदु ने समाज में व्याप्त कई कुरीतियां और अंधविश्वासों पर उन्होंने तीखा प्रहार किया था, और अपने लेखन समाज को उनका जो लेखन था वो समाज को जागरूक करने और उसमें सुधार करने का मतलब मुख्य उद्देश्य बनता है। इसमें उन्होंने मतलब इसी से वे प्रेरित हुए थे। जैसे पहला नंबर पर है कौन से वो समाज में कुरीतियां प्रचलित थी। पहला नंबर था कुरीतियों का विरोध, जिसमें बाल विवाह आते हैं, बहु विवाह आते हैं, जाति प्रथा, छुआछूत और धार्मिक आडंबरों का इन्होंने खुलकर विरोध किया था, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है विधवा विवाह का समर्थन। वे विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इसके पक्ष में आवाज उठाई थी कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए। स्त्री शिक्षा पर भी उन्होंने बढ़ावा देने का काम किया, क्योंकि वे मानते थे कि शिक्षित स्त्रियां ही समाज को आगे बढ़ा सकती हैं। भ्रष्टाचार पर इन्होंने व्यंग किया। उन्होंने तत्कालीन प्रशासन और समाज में फैले भ्रष्टाचार पर भी इन्होंने व्यंग किया। जैसे महाजनों और रिश्वतखोरों पर इन्होंने तीखा व्यंग किया कि ये लोग रिश्वत लेकर और मतलब जो भ्रष्टाचार है उसको बढ़ा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कहा था कि चूरन अमले जो सब खाते दूनी रिश्वत तुरंत पचाते। मतलब ये चूरन मतलब जो दवा है, सरकारी अफसर जो खाते हैं जिससे वे दुगुनी रिश्वत तुरंत पचा लेते हैं। ये भ्रष्टाचार पर किया गया भारतेंदु का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंग है। उसके बाद आता है नवजागरण का। नवजागरण का अर्थ है नए रूप से जागना या पुनर्जागरण। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य में एक नई चेतना का संचार किया
और इसे आधुनिकता से भी जोड़ दिया, जिसमें पहला नंबर बिंदु है राष्ट्रीय चेतना का विकास किया भारतेंदु ने। उन्होंने देश की दुर्दशा का चित्रण करके लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाई। वे चाहते थे कि लोग अपनी हीन भावना को छोड़कर स्वाभिमान के साथ जिएं, मतलब अपनी हीनता को छोड़कर लोगों के अंदर स्वाभिमान जगाया जाए ताकि लोग स्वाभिमानी बने। उदाहरण के लिए इन्होंने फिर से वही लाइन दी है, रोवहूं सब मिली के आवहूं भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। ये पंक्तियां वही है जो हम लोगों ने कुछ देर पहले समझा था। ठीक है, अब इसको मैं नहीं समझता हूँ कि इसको दोबारा समझाने की जरूरत है। भारत और साहित्य का विकास है, जिसमें दूसरे नंबर की पंक्ति है जिसमें भारत और साहित्य का विकास भाषा और साहित्य का विकास है। उन्होंने हिंदी गद्य को एक नई दिशा दी और खड़ी बोली को साहित्य की विषय के रूप में स्थापित किया। उन्होंने भारतेंदु ने हिंदी गद्य को एक नई दिशा दे दी, मतलब हिंदी गद्य लेखना शुरुआत हुआ था और एक नई दिशा दी इन्होंने। साथ ही जो हिंदी भाषा थी उसमें खड़ी बोली के जो साहित्य थे, साहित्य की भाषा में स्थापित किया। यहाँ पर बताया गया है कि खड़ी बोली जो चल रहा था उसको भी साहित्य में जगह मिली। उन्होंने पत्रिकाएं निकाली थी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाल बोधिनी जैसी पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया था, जो नवजागरण के विचारों को फैलाने का माध्यम बनी थी। मतलब भारतेंदु अपनी जो चीजें लिखते थे वो किसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे, ये वही पत्रिका थी जिसको लोग पढ़ते थे, और इन पत्रिकाओं में पढ़ने के बाद लोगों को सारी चीजें समझ में आती थी। तो ये भारतेंदु ने 3 पत्रिकाएं निकाली, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाल बोधिनी। उसके बाद आता है हमारी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर बनने का उन्होंने संदेश दिया था, ताकि जो हमारा देश है वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सके। यहाँ पर निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, अब बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूली। यहाँ पर फिर से वो लाइन आत्मनिर्भर बनने और स्वदेशी चीजों को त्यागने के लिए यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर एक पंक्ति आत्मनिर्भर बनने के लिए जो युवक, वही कविताओं की पंक्ति है जो हम लोगों ने कुछ देर पहले समझा है। उसके बाद आता है नाटक और रंगमंच। उन्होंने नाटक को नवजागरण का सशक्त माध्यम बनाया, मतलब उन्होंने नाटक लिखना शुरुआत किया, क्योंकि नाटक से लोग सारी चीज़ों को जब विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, तो सारी चीज़ें उनको समझ में आएगी। तो भारत दुर्दशा उन्होंने नाटक लिखी और अंधे नगरी जैसे नाटकों के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक समस्याओं पर भी व्यंग किया था और लोगों में आत्मविश्वास जगाया था। संक्षेप में कहें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने साहित्य और कार्यों से भारतीय समाज को रूढ़ियों से निकालकर आधुनिकता की ओर मोड़ा, मतलब जो पुरानी रीति चली आ रही थी उससे निकालकर उन्होंने आधुनिक की ओर मोड़ दिया। उन्होंने लोगों में देश प्रेम, सामाजिक सुधार और आत्मगौरव की भावना जगाई, जिससे हिंदी साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसे भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु के योगदान का महत्व, बाकी सारी चीजें वही हैं जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, ये वही साहित्य में ही तो इन्होंने योगदान दिया था, इसलिए इन सारी चीजों को यहाँ पर भी एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक और भारतीय नवजागरण का भी अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और पहचान भी दिया। उनका योगदान बहुआयामी था। पहला नंबर पर है खड़ी बोली हिंदी और गद्य का विकास किया, जो हम लोगों ने कुछ देर पहले ये भी समझा है। तो भारतेंदु ने खड़ी बोली हिंदी को एक साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब ब्रज भाषा और उर्दू का प्रभुत्व था, मतलब ये दोनों जब बहुत ही अपने चरम बिंदु पर थे, इन्हीं का सिर्फ प्रयोग किया जा रहा था, उन्हें हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने नाटक, निबंध, कहानी और जीवनी जैसी गद्य विधाओं को विकसित किया, जिससे हिंदी गद्य को एक व्यवस्थित रूप मिल गया। ठीक है, उसके बाद आता है नाटक और रंगमंच का उत्थान इन्होंने किया था। वो हिंदी के ऐसे प्रथम मौलिक नाटककार थे। उन्होंने अपने नाटकों जैसे भारत दुर्दशा और अंधे नगरी के माध्यम से समकालीन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को उठाया। उन्होंने केवल नाटक लिखे ही नहीं बल्कि रंगमंच को भी बढ़ावा दिया, जिससे हिंदी नाट्य कला की नींव पड़ी। मतलब उन्होंने केवल नाटक ही नहीं लिखा बल्कि उस नाटक को करके भी दिखाया। ठीक है, पत्रकारिता और साहित्यिक चेतना। भारतेंदु एक महत्वपूर्ण पत्रकार भी थे। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन या फिर चंद्रिका और बाल बोधिनी जैसी प्रभावशाली पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, और इन पत्रिकाओं ने हिंदी गद्य को एक परिष्कृत किया।
हिंदी गद्य को परिष्कृत किया और नवजागरण के विचारों को जन जन तक पहुंचा दिया कि आखिर हमें हमारे अंदर चेतना कैसे जागृत हो सकती है। उनके साहित्य में देश प्रेम, समाज सुधार और देशभक्ति प्रमुखता से दिखाई देती है। उसके बाद है भारतेंदु मंडल और साहित्यिक वातावरण। उन्होंने अपने समकालीन लेखकों का एक समूह बनाया। भारतेंदु ने क्या किया, जितने भी उनके समकालीन लेखक थे, उनके साथ लिखने वाले जितने भी लेखक थे जो अन्य दिशाओं में थे, सबको एकत्र किया, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। इस मंडल ने मिलकर हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत की और हिंदी के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, संक्षेप में अगर कहें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से हिंदी साहित्य को रीतिकाल की सीमाओं से निकालकर आधुनिक युग में प्रवेश करा दिया। जो रीतिकाल की सीमाएं मतलब जो रीतिकाल में जो सारी चीजें चल रही थी उसको निकालकर भारतेंदु ने इसे आधुनिक युग में भेज दिया। उन्होंने भाषा, शैली और विषयों में नवीनता लाकर हिंदी को एक सशक्त माध्यम बनाया, जिससे 1850 से 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड है उसे भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझा पूरा का पूरा चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 1 है MHD 2 का। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।